द लाइव TV पर प्रोग्राम लिविंग लाइफ विद साजिदा फरनाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और हमें आपने अपनी दुआओं में याद रखा होगा। जिस तरह आपका फीडबैक आ रहा है उससे मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा है कि प्रोग्राम देखा जा रहा है और मेरे हर प्रोग्राम में एक तजस्सुस होता है कि आज मेरे प्रोग्राम में कौन सा पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस आ रहा होगा। आज मेरे प्रोग्राम में पाकिस्तान के यूथ को हम पेश कर रहे हैं और एक ऐसा पॉजिटिव फेस आपके लिए लेकर आए हैं जो यकीनन आपकी एक तो नॉलेज में इजाफा करेगा, दूसरे आपको ये पता चलेगा कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ ना सिर्फ इंसानों की कदर की जाती है बल्कि जानवरों की भी कदर की जाती है। मेरी मेहमान का ताल्लुक़ एक ऐसे ही पेशे से है और वो जानवरों की केयर के हवाले से काम करती है। आइए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए हमारे व्यूवर्स को और ये बताइए कि आप क्या करती हैं? जी मेरा नाम फरा है, डॉक्टर फरा। मैं NGOs के साथ भी वर्क करती हूँ और क्लिनिक भी कर रही हूँ साइट्स पे। किस चीज़ की डॉक्टर हैं ये तो बताएं? मैं वेटनरियन हूँ, DVM किया हुआ मैंने, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। उर्दू में भी बताएं क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो समझ नहीं सकते। अच्छा, जानवरों के डॉक्टर। हमारे पाकिस्तान में तो उर्दू में जब कहा जाता है तो लोगों को अजीब लगता है। तो मैं इस हवाले से काफ़ी काम करती हूँ। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनिमल्स रखने के हवाले से या पालने के हवाले से, जिस तरह भी है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो उस पर हम लोग वर्क करते हैं। हमारा काफ़ी अच्छा खासा ग्रुप है। हम लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और अभी रिसेंटली सफारी में हुआ था और काफ़ी जगहों पे इवेंट्स हमारे होते हैं ऑर्गेनाइज। तो उसमें हम इवन आजकल हम लोग रेप्टाइल्स भी प्रमोट कर रहे हैं। पहले तो कैट्स एंड डॉग का कॉन्सेप्ट था हमारे यहाँ, अब रेप्टाइल भी करते हैं हम लोग। उसमें स्पाइडर्स है, पाइथन्स है, काफ़ी सारे लोग हैं। अब एक तरह से अनयूजुअल पेट्स पे भी आते हैं लोग, एज ए पेट्स रखना पसंद करते हैं। फिर इनकी तो केयर के हवाले से और इनके रखने के हवाले से काफ़ी स्पेस चाहिए होती होगी, फिर बाकायदा लोगों को एक ट्रेनिंग वर्कशॉप वगैरह चाहिए होता होगा कि रेप्टाइल की कैसे केयर करें। वैसे इनके लिए अगर कंपेयर किया जाए दूसरे पेट से, जैसे डॉग एंड कैट है, इतना स्पेस नहीं चाहिए होता है। अच्छा। एक छोटा सा कंपाउंड बना दें आप, शीशे का मतलब बेसिकली एक्वेरियम टाइप का। अच्छा। तो उसमें आप रख सकते हैं पाइथन्स को, स्पाइडर्स को। अच्छा। तो उसी में रखा जाता है। सेकेंडली के 15 डेज़ के गैप से वो एक चिकन या हाफ kg, तकरीबन 1.5 kg का आप गोश्त उनको दे सकते हैं। वो उनके तकरीबन 1 महीना 15 दिन के लिए काफ़ी होता है डाइट। मतलब गोश्त या कोई खास इनका कोई फीड आम सा गोश्त तो खैर आप दे सकते हैं लेकिन दिया नहीं जाता। चिकन है स्पेशली, अच्छा, वो दिया जाता है। वो कम्प्लीटली एनगल्फ करते हैं, अच्छा, कंप्लीट निकल देते हैं। कुछ लोग माइस वगैरह भी देते हैं जो बड़े करते हैं, स्पेशली लैब्स में अवेलेबल होते हैं वो, तो उसको दिया जाता है। ये सारा काम आपको करने का ये सबसे पहले बताएं कि ख्याल कैसे है? एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जाते हैं MBBS, PTS और दूसरी फील्ड्स के साइड पे। इस चीज़ को लोग बहुत सारे निगलेक्ट करते हैं, उनको पसंद नहीं है। तो मैं पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि इंसान को इसमें वर्क करना चाहिए। सेकेंड कि प्रमोट करें हम, क्योंकि ये हमारे हेल्थ हज़ार के उस पर भी इशू है बहुत बड़ा कि हम जो मीट वगैरह खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, हमारे लोगों को पता नहीं था। आप वेट हैं, एक कॉमन क्वेश्चन होता है, आप वेट कैसे बनी, मतलब बीइंग अ गर्ल क्यों है आप इस फील्ड में? मुझे भी बहुत अजीब सा फील हुआ। मेरे तो दिमाग में यही आता है कि जी अगर कोई डॉक्टर है तो या तो फीड्स का होगा या फिर कान की डॉक्टर होगी। लेडीज़ का तो ज़्यादातर यही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स की डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा मुझे ना। असल में यही प्रॉब्लम है कि लड़कियां नहीं आती हैं ज़्यादातर। सेकेंडली कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गर्ल्स कर सकती हैं और इस फील्ड में आने के लिए मैं आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं इस फील्ड में मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली इस फील्ड में मैं प्रमोट कर रही हूँ जानवरों को। फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रे कैट्स है, स्ट्रे डॉग्स है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद और इश्यूज होते हैं, तो उनको हम कम करते हैं। सेकेंडली जैसे कुछ लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं कि हमारे पास स्ट्रे कैट है, हमारे घर के पास पाया गया, इंजर्ड है, टांग टूटी हुई है, या कोई भी इस तरह का इशू, तो हम मतलब वहाँ जाकर अगर आप बोलते हैं कि हम नहीं आ सकते, नहीं ला सकते, तो हम वहाँ जाकर उसको ट्रीट करते हैं और फिर उसके बाद एडॉप्शन के लिए भी हमको दे देते हैं कि उनके एड्स वगैरह लगाते हैं ताकि आप उनको अडॉप्ट कर लें। दूसरे काफ़ी लोग हैं जो अडॉप्ट करना पसंद करते हैं।
तो उनके लिए बेहतरी होती है। हम तो इस वर्ग में हैं। ये आपका बाकायदा क्लिनिक है या हॉस्पिटल है? जैसे कि आम लोगों का हॉस्पिटल होता है कि जी ये आई स्पेशलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, या यहाँ पर सर्जरी हो रही है, यहाँ पर गायनी की डॉक्टर है, कोई इस तरह के अलग अलग होते हैं, या एक जनरल डॉक्टर ही सब कुछ ट्रीट कर रहा है? इसमें एक मजे की बात ये है कि एमबीबीएस लोग जस्ट एक नॉर्मल लेवल पे ट्रीट करते हैं। दे डोंट हैव परमिशन टू सर्जरी और समथिंग लाइक दैट। सही दे कैन डू द माइनर सर्जरीज। बिल्कुल। बट हमारे फील्ड में एज अ वेटनरियन आप 1800 स्पीशीज को ट्रीट कर सकते हैं। जबरदस्त तो आप हर लेवल में खड़े होते हैं। इवन हम लोग सर्जरीज करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कैट वगैरह रखते हैं, डॉग रखते हैं, वो फर्दर ब्रीडिंग के लिए यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो उनको न्यूटर कराया जाता है। मेल्स में बेसिकली न्यूटर होता है और फीमेल्स में स्पेइंग होती है। तो वो हम करते हैं। ये सारे हमारे पर अलाउ है हमारे फील्ड में। तो ये सब आपको सिखाया जाता होगा? जी जी, हमारे फील्ड में बेसिकली एमबीबीएस के जितना ही टाइम पीरियड होता है इसका 5 इयर्स का ही होता है। और जो डीवीएम की डिग्री है वो बाहर के मुल्कों में मास्टर्स के इक्वल होती है। तो यहाँ कराची में आप स्पेशली बताएं कहाँ से कर सकते हैं? इंटर के बाद करते हैं? जी, इंटर के बाद आप कर सकते हैं। जैसा कि एमबीबीएस करते हैं उसी तरह डीवीएम आप कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा एक लाहौर में है, वहाँ पर बहुत अच्छे हैं। फैसलाबाद है, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट लेवल पे है। वो काफ़ी ज़्यादा वर्क आपको सिखाते हैं हर लिहाज से। इवन आप अगर लाइव स्टॉक पे आ जाएं, लाइव स्टॉक में थोड़ा एलिब्रेट करना चाहूँगी। उसमें आप कह सकते हैं कि बकरे हैं, गाय हैं और भैंसें, ये सारी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। उनको लाइव स्टॉक कहा जाता है। तो उनकी जो सर्जरीज होती हैं वो सिखाई जाती हैं वहाँ पर। छोटी सर्जरीज होती है, जैसे ब्लैडर में स्टोन आ गया बकरे के। जी जी, तो वो आप ट्रीट कर सकते हैं। उसकी सर्जरीज होती हैं, वो बताते हैं। पार्चुरेशन में इशू हो रहा है, मतलब डिफिकल्टी इन बर्थ हो रही है, तो वो आपको बताया जाता है कि उसको किस तरह आपने ट्रीट करना है। माशाल्लाह, यानी पूरी एक फील्ड है, वास्ट फील्ड है जिसमें काफी वर्क है। जी जी, पूरा सब कुछ। एमबीबीएस बेसिकली जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो हमसे कम पढ़ते हैं। हम तकरीबन 53 to 56 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इन 5 years। मेहनत करने वाला काम है। तो आप तो इतनी नाजुक सी हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, पहले लगता था लेकिन अब आदत हो गई है। तो इतने बड़े बड़े जानवर भी आपके पास आते होंगे, जैसे एलिफेंट है या हॉर्स है, तो आपको डर नहीं लगता कि ये मुझे लात ना मार दे या बकरा सींग ना मार दे? टेक्निक्स होती है उसकी। अगर आपको पता हो कि वो किस तरह बिहेव करते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। इवन नॉर्मल इंसान को इसकी नॉलेज हो तो उनके लिए कोई इशू नहीं है ट्रीट करना। अगर पकड़ना है, हैंडल करना है उनको, तो वो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब जैसे एक फॉर एग्जांपल हॉर्स है, हॉर्स की टेल के पास आप जाके खड़े होंगे तो उसका वो व्यू ब्लाइंड होता है, वो वहाँ देख नहीं सकता, बाकी के सारे एंगल्स देख सकता है। आप उस जगह खड़े होंगे वो आपको लात मारेगा। तो अगर आप साइड पे हो जाए नहीं करेगा। आप उसको पैट करें, उसके नेक पे पैट करें तो वो कुछ नहीं होता, आपके साथ फ्रेंडली हो जाता है। नहीं, अक्सर होते हैं ना कि वो उनको जो है वो ट्रेनिंग हो रही होती है, उस पर कोई बैठ जाए अजनबी आदमी तो वो एकदम खड़े हो जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। असल में उसका रीज़न ये है कि एक्साइटेड होता है एनिमल। अब जानता नहीं है, स्ट्रेंजर है वो उसके लिए। फर्स्ट उसको वो देखता है दूर से, एनिमल की एक बिहेवियर है, दूर से वो आप देखेगा। फिर थोड़ा आपका जब स्ट्रेस कम होगा, आप में से एक वाइब्रेशन निकलती है जिसकी वजह से वो एनिमल सेंस कर सकता है आपको कि आप डर रहे हैं, आप स्ट्रेस में, आप किस में हैं। तो जब आपको वो स्ट्रेस कम हो जाता है, वो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, करीब आप जाएंगे उसके तो आपसे वो थोड़ा मायूस होगा, फिर आप पैक करेंगे फिर और मायूस होगा। तो इस तरह करके उनको जब आप मायूस कर लेते हैं देन सवारी होती है हॉर्सेस के ऊपर। वो भी तकरीबन 5-10 डेज, इवन अ मंथ टाइम लगता है उसमें। मतलब अभी आपने पैच किया और चढ़ गए नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें भी एक टाइम पीरियड होता है, उसको आपको अपनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो टाइम ड्यूरेशन देना पड़ता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है सब कुछ जो आप बता रही हैं। तो ये बताइए कि जैसे एक आम सा बिहेवियर होता है इंसानों का आपस में कि जी अजनबी आदमी से मिलते हैं तो एकदम से ये लगता है कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, थोड़ा टाइम लगता है। उसके साथ बिल्कुल ऐसे ही जानवरों के साथ भी होता है। तो क्या जानवरों को भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जैसे इंसानों को होती हैं? डिप्रेशन होता है, जैसे बीपी हाई हो जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, इस तरह की जो आजकल प्रॉब्लम्स है जानवरों में भी होती हैं। इवन कैट एंड डॉग्स को अगर हम फोकस करें तो उनमें भी इश्यूज है। डायबिटीज एक नॉर्मल कॉमन वर्ड है हमारे ह्यूमन बीइंग्स में यूज होता है कि इनको शुगर है, तो एनिमल्स में भी ये चीज है। सच में? इवन हॉर्सेस में है, बाकी दूसरे पेट्स हैं उनमें है ये चीज।
तो उनमें तो उनके टेस्ट होते हैं? जी ऑफ कोर्स टेस्ट होते हैं, उनके ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें वो कंप्लीट उसको देखा जाता है कि शुगर है या नहीं, फिर उनकी डाइट कंट्रोल की जाती है। ओबेसिटी जो मोटापा होता है हमारी ह्यूमंस में वो उनमें पाया जाता है। आर्थराइटिस पेन है वो भी जी वो भी उनमें होता है। न्यूट्रिशनल बैलेंस ना हो तो ये इश्यूज क्रिएट होते हैं। अब हमारे ह्यूमंस में हमें दूध पीना चाहिए, नहीं पीते हैं, तो उसकी वजह से हमारी हड्डियां कम आगे जाके जब ज्यादा एज हो जाती है तो ये होता है कि हमारे पैरों में दर्द है, टांगों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, बाद में जाके पता चला आर्थराइटिस हो गया। तो उसी तरह उनमें भी ये इशू है, अगर आप सही केयर करें उनकी तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं उनमें। जबरदस्त, मतलब मुझे तो आज फर्स्ट टाइम पता चला कि जानवर भी हमारी ही तरह होते हैं। क्या उनकी भी आईसाइट वीक होती है? जी बिल्कुल हमारी तरह। तो उनके चश्मे लगाते हैं क्या आप लोग? नहीं चश्मा नहीं लगाते, बेसिकली उनकी सर्जरी करते हैं, उनके जो लेंसेज होते हैं वो चेंज होते हैं। अच्छा जी जबरदस्त, मुझे तो बहुत ही नॉलेज गेन हो रही है आपसे बातचीत करने के बाद। यकीनन जो मेरे व्यूअर्स देख रहे होंगे उन्हें भी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि इन बातों का मुझे नहीं पता था। अच्छा एक बात और बताएं, जैसे हमारे अपने इंसानों में होता है कि उनको वैक्सीनेशन करवाई जाती है, फिर एक एज लिमिट होती है कि जैसे अब मिजल्स का है कि जी 9 मंथ से पहले आपको ये करवा लेना है, या हेपेटाइटिस का है कि इस एज में ये वैक्सीन होगी, इस एज में ये। तो क्या ऐसा कुछ जानवरों के लिए भी होता है? नहीं, हमारे इंसानों में रिस्ट्रिक्शन है लेकिन जानवरों में नहीं है रिस्ट्रिक्शन। अच्छा। आप अगर आपको पता है आपके पास पेट है और उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है कि वो नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन से ये है कि हेल्दी एनिमल हो, आप बीमार एनिमल को कभी भी वैक्सीन नहीं देंगे, कभी वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे उसकी जब तक वो नॉर्मल कंडीशन में ना आए। क्योंकि वैक्सीन मैं थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगी वैक्सीन क्या होती है। हमारी 3 तरह की वैक्सीन बनती है, एक तो किल्ड वायरस से बनती है, अच्छा, एक तो जो है क्या कहते हैं सिंथेटिक टाइप की होती है, अच्छा। और थर्ड जिसमें जो उनका डिजीज प्रोड्यूस करने का अमल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और एक लाइव होती है। अच्छा, तो ये लगाई जाती है। अब आप उसके बॉडी में वायरस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी बीमारी है उसको, तो वो फर्दर ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आप कभी भी ना करवाएं जब तक वो नॉर्मल कंडीशन में ना आ जाए। तो उनका भी बाकायदा वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह आप लोग देते हैं? वैक्सीनेशन कार्ड का जी हाँ, आप कभी भी पेट अपना वैक्सीन करवाएंगे, इवन अ बर्ड्स में भी वैक्सीन होती है, अगर वो आप करवाते हैं तो आपको कार्ड मिलेगा। कार्ड के अंदर स्टिकर्स होते हैं जो वैक्सीन उनको दी गई है, उसकी कंपनी उसका जो डिजीज वो कवर कर रही है इन्फेक्शियस डिजीज, उसमें कंप्लीट मेंशन होता है। और एक्सपायरी डेट उसकी हमेशा देखिएगा कि एक्सपायरी डेट है या नहीं है, एक्सपायर लगा दिया गया है, वो चेक कर लिया करें। उसकी ड्यूरेशन होता है 2 महीने का तकरीबन, 15 डेज के गैप से रिपीट होता है ये वैक्सीन। अच्छा, यानी अगर घर में कोई जानवर है तो जरूरी है कि उसकी वैक्सीनेशन जी करवाई बहुत जाए? जरूरी है। असल एक लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस बात की कि एक डिजीज है रेबीज नाम की, जी, उसमें उसको आप उर्दू में कह सकते हैं पागलपन जो कहलाया जाता है। वो अगर खुदा ना खासा आपके एनिमल में हो तो मतलब वो तो सिर्फ डॉग नहीं सुनते नहीं, होता है? ये मिसकंसेप्ट है हमारे यहाँ कि डॉग्स में नहीं, कैट्स में और रैकून्स में काटना शुरू कर देते हैं। काटना तो नहीं, बेसिकली कोने में काफी सारे उसके सिम्टम्स होते हैं, कोने में जाके बैठ जाते हैं, पानी से डर लगता है, और अचानक से जो ना गोल गोल सर्कलिंग उसमें घूमना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ही अलग बिहेवियर हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। अच्छा। जो नॉर्मली आपका पेट है वो आपसे मतलब लविंग होता है, इरिटेट से हो जाता है। जी तो ये इश्यूज आते हैं। बाकी फॉक्सेस हैं, फॉक्सेस में ये चीज़ पाई जाती है। अच्छा, हमारे लोगों में ये पता नहीं है कि जस्ट डॉग में होती है, डॉग में नहीं होती, कैट्स में भी होती है ये। तो आप अपने एनिमल्स को हमेशा वैक्सीन करवाया करें। असल में ये जो रेबीज है ये उनके सलाइवा, उनके थूक के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसफर होता है। वो अगर जैसे कोई कट लगा हुआ है हाथ पे आपके, तो अगर उसको सलाइवा वहाँ पे ड्रिबल हो जाता है तो फिर आपके लिए इशू है, वो वायरस ट्रांसफर हो जाएगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, तो उसको कवर आप फिर नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर इस तरह का कोई केस हो, फॉर एग्जांपल आपका डॉग है या स्ट्रे कैट डॉग है, आपको बाइट कर लेता है, तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स है सर्विस प्रोवाइड करती है वैक्सीनेशन अगेंस्ट रेबीज, तो आप वहाँ जाके उसके शॉट्स लगवा सकते हैं। पहले एक मिसकंसेप्ट था, मिसकंसेप्ट तो नहीं कह सकते, पहले का रिवाज था कि 14 इंजेक्शन लगते थे, वो भी पेट में,
अब नहीं लगता। अच्छा। अब वो डीप मसल में लगता है और 5 to 7 शॉट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैक्सीन जो लग रही है। और वो उस दौरान में ये भी कहते थे कि उस डॉग को भी देखते रहे, वो ना मर जाए, अगर वो मर गया तो आप पागल हो जाएंगे वगैरह वगैरह टाइप की चीजें। क्या सब सही बात है? जी ये सिम्टम सही है, लेकिन थोड़ा मैं इसमें करेक्शन करना चाहूँगी। अगर रेबीज है उस डॉग में तो वो आपको तकरीबन 10 to 2 years 3 years में वो देख सकते हैं। मतलब ये टाइम ड्यूरेशन होता है उसका 3 साल का, कभी भी वो अपीयर हो सकता है, तो वो पता नहीं चलता। खतरनाक है बहुत ही। अब जिनका 10 days में रिवील होता है उनमें एक्सट्रीम होता है, मतलब वो लेवल क्रॉस कर चुके होते हैं, तो इसलिए इशू है। बहुत ही खतरनाक अलामत है। इसलिए जरूरी है कि अगर आपके यहाँ कोई पेट एनिमल है तो उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर कराएं और प्रॉपर उसकी डाइट का भी ख्याल रखें। जी डाइट का भी ख्याल रखें। अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊंगी वैक्सीन के हवाले से, अगर आपका डॉग ने काटा भी नहीं है या अगर आप एज अ पेट कैट या डॉग रखते हैं तो आप रेबीज की ऐसे भी वैक्सीन करवा सकते हैं। अच्छा, विदाउट एनी कॉस्ट, ताकि आपको प्रिवेंशन रहे। अगर वो बाइट करे देन आप पैनिक में ना जाओ, माय गॉड मुझे बाइट कर लिया मैं क्या करूं, तो इस तरह का कोई इशू तो नहीं वो है। उनकी लाइफ में एक ही बार के लिए काफी है या फिर उसका भी कोई पीरियड है कि 2 साल बाद 3 साल बाद रिपीट कराना है? 6 months 1 year का होता है डिपेंडिंग टू वैक्सीन। आप जहाँ से वैक्सीन करवा रहे हैं उनसे ये पूछ लें कि इसका मतलब लास्ट ड्यूरेशन एक्सपायरी डेट कब तक की है, कब तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा बॉडी को। जबरदस्त, इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। मेरा इसका ब्रेक लेने का तो बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, और इसी तरह हम प्रोग्राम में अभी और भी आपसे इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है फराह के साथ बात करके। आप लोग देख रहे हैं इस वक्त लिविंग लाइफ विद साजिदा फरनाम, और मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है, और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है, और ईद के हवाले से जिनके मेरे घर में ये घर की लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि जो कि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल मेरे पास शिफॉन, खतीनेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है, और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ जो कच्चे रेशम का काम है आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं, और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे प्रिंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़।
बिकॉज मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, it's starting from 6,000 to onwards. So come and be a part of ASEAN Malik. वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम और मेरे साथ प्रोग्राम में मेरी मेहमान हैं जो एनिमल केयर के हवाले से आज बात कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा बड़े ही इंफॉर्मेटिव हमसे बातें कर रही हैं। यकीनन आपको भी मज़ा आ रहा होगा, मुझे आपके फीडबैक से पता चल रहा है। कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहिबा, ये तो आपने बताया कि हम लोग इस तरह एनिमल्स की केयर कर सकते हैं। बताएं, हम लोग काफ़ी गोश्तखोर लोग हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो गोश्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या वो बासी है? या ये भी होता है, बहुत अफसोस की बात है लेकिन कहना पड़ रहा है कि अक्सर ऐसे जानवरों का गोश्त हम खा रहे होते हैं जो पहले से मर चुके होते हैं और उनको ज़िबा करके हमें दे दिया जाता है। तो हम कैसे ये डिफ़ाइन करेंगे कि ये हमारे लिए सही है या सही नहीं? ठीक है, सही है यानी ये तो खैर इसका हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। उसका एक लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है। अच्छा। उसको कम्प्लीटली एनालाइज किया जाता है कि क्या है और किस तरह है। एक नॉर्मल आप अगर गोश्त खाने वाले हैं, गोश्त लेने जा रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है तो जो गोश्त का कलर होता है वो आपको एक आइडिया दे देता है कि किस तरह है। फर्स्ट अगर आप गोश्त लेने गए हैं, आप जब गोश्त खरीदते हैं तो उसका रेड कलर होगा, बहुत ज़्यादा डार्क होगा। तो उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो एनिमल मर चुका होता है। जब आप स्लॉटर करते हैं, एनिमल को काटते हैं आप, तो उसका ब्लड ऊज आउट होता है, बाहर निकलता है। एक हेल्दी एनिमल को काटा जाए तो उसका ब्लड उड़ कर आता है, तो उससे क्या होता है बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से गोश्त अपने ही कलर में होता है। जो नॉर्मल कलर उसका होना चाहिए उसी कलर में होता है। लेकिन जब मरने की हालत में होता है या बीमार होता है या मर चुका होता है तो वो ब्लड एक्सेस जो होता है वो नहीं निकलता। अच्छा। जिसकी वजह से वो गोश्त रेड दिखता है, ज़्यादा रेड दिखता है। अब एक और भी बात है कि जो जितने भी रेड गोश्त है वो ख़राब नहीं है या क्या कहते हैं मुर्दा जानवर या बीमार जानवर के नहीं होते हैं। डिपेंडिंग टू स्पीशीज़ भी होता है कि जैसे बच्चिया का गोश्त है उसका डिफरेंट कलर होता है, एक बड़ा एडल्ट है उसका डिफरेंट है, ज़्यादा एज का एनिमल है उसका डिफरेंट है। ये एक्चुअली वेट ही आपको डिफाइन करके बता सकता है कि ये कौन सा गोश्त है और ये कैसा है। अच्छा, जो आजकल हमारे यहाँ, मैं नाम तो नहीं ले सकती लेकिन जो कंपनीज आई हैं जो गोश्त प्रोवाइड कर रही हैं, आपके ख्याल से वो ज़्यादा हेल्दी है या जो रूटीन में जो शॉप्स पे मिल रहा है वो ज़्यादा हेल्दी? जो कंपनीज ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं वो ज़्यादा हेल्दी है। अच्छा। उनके पास लेकिन वो तो फ्रोजन होता है। फ्रोजन होता है तो कोई इशू नहीं है उसका, फ्रोजन और बेहतर होता है। अच्छा। फर्स्ट वो लोग क्या करते हैं, उनके पास जो स्लॉटर हाउस होता है वो ऑटोमेटिक स्लॉटर हाउस होता है। उसमें कोई भी जो कार्कस होता है, कार्कस बेसिकली एनिमल के जो ढांचा होता है उसको कहा जाता है। अच्छा। वो टच नहीं होता ह्यूमन हैंड से, ऐसे ह्यूमन हैंड से टच नहीं होता। अच्छा। वो कम्प्लीटली ग्लव्स पहनते हैं, उनके गॉन्स होते हैं जो वर्कर्स वहाँ पे वर्क करते हैं, वो कम्प्लीटली उसको देखते हैं किस तरह है, कैसा प्रोसेस है, कम्प्लीट पैकेजिंग तक वो इसी तरह ही पैक होते हैं। अच्छा, अब बात आती है फ्रोजन की। तो जब फ्रोज होते हैं वो फ्रोजन भी रखा जाता है। जो गोश्त का मॉलिक्यूल होता है, जो रेशे होते हैं, जब वो फ्रीज होते हैं तो टेम्परेचर उनका कम हो रहा है, गिर रहा है, जिसकी वजह से उनके जो रेशे हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो टूट जाते हैं। अच्छा। टूटने के वक्त ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो उनके पास जो गोश्त होता है वो 2 साल से 5 साल तक का पुराना गोश्त होता है। फ्रोजन वो सेफ होता है? वो सेफ होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो फ्रोजन है, टेम्परेचर उसका लो है, उसमें कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल, वायरल, कोई इस तरह की ग्रोथ नहीं होती है। अच्छा। ग्रोथ नहीं आती है उसमें। सेकेंडली ये कि जब फ्रोजन होता है तो वो गोश्त आपको जो 10 मिनट में पकता है वो 5 मिनट में पकेगा। आप बाहर से जो लाते हैं आपको पता नहीं होता कि कौन सा है, कितना एजेड एनिमल है जिसका आप गोश्त खा रहे हैं, क्या उसकी जो है डाइट थी, हमें ये कुछ नहीं पता होता है। कुछ
अब आप अगर इस चीज़ को देखा जाए, बचिया को गोश्त लाते हैं आप, अगर वो 30 मिनट में पकता है, दूसरे किसी और से वही बचिया को गोश्त लेंगे आप, वो 35 मिनट्स में पकेगा, टाइम डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जो फ्रोजन गोश्त है उसका एक ही टाइम होता है, एवरेज टाइम होता है, और वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। अगर आप वो यूज़ करें तो वो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। एक और चीज़ जो हमारे नॉर्मल जो बुचर्स हैं जो गोश्त वगैरह रखते हैं, उसके ऊपर मक्खियाँ भी बैठती हैं, और जो डस्ट है, पोल्यूशन है, सारे कंप्लीट उसके ऊपर आते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। तो वो कॉज क्या होता है कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी एक कह सकते हैं बेहतरीन सोर्स है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पहनाने में वो नहीं करते हैं। एक एग्जांपल उसकी टेटनस है, टेटनस इश्यूज होते हैं, जैसे स्क्रैच आ गई ज़मीन पे किसी हमारा पैर या हाथ, टेटनस लगवाए, वो इसलिए कि टेटनस जो है एक बैक्टीरिया है, वो ग्रो हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, कंप्लीट जो है इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो वो आता है कहाँ से? सॉइल से, मिट्टी है, डस्ट है, जहाँ पे हम गिरे वो ज़मीन है, तो वहाँ से वो हमारे में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसी चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि इस तरह के कोई इशूज़ ना हो। इससे बेहतर है कि आप उनसे ही लें, और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छे होते हैं, बेहतरीन उनका गोश्त होता है। अब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही ब्लाइंड होकर उनसे परचेज करें, ऐसा नहीं है। काफ़ी मोतबर किस्म के कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस पर वर्क कर रही हैं, उनसे आप लें, उनके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बारे में आप नॉलेज लें कि किस तरह है, क्या है। इवन आप ऐसा कर सकते हैं, जो उनकी स्लॉटर हाउस, ऑटोमेटिक स्लॉटर हाउस, आप उसमें विजिट भी कर सकते हैं। अगर आप उनसे परमिशन लें, उनसे कहें कि हम विजिट करना चाहते हैं, तो वो आपको विजिट भी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आपको अवेयरनेस भी होगी वहाँ पे कि किस तरह गोश्त कट रहा है, किस तरह आपको मार्केट में अवेलेबल किया जा रहा है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन और है। एक आम सी बात है कि जो हम आम गोश्त लेके आते हैं आम दिनों में, वो ज़्यादा मज़े का होता है, और जो बकरीद पे हमारे सामने जानवर कटा हुआ होता है, हमारा अपना जानवर होता है, उसका गोश्त इतना मज़ेदार क्यों नहीं होता? उसका रीज़न ये है, जो नॉर्मली हम जानवर पालते हैं, जो भेड़ बकरियाँ हमारे घर पे होती हैं, हम बकरा ईद के हवाले से घर में पहले से पाल रखे होते हैं या दूसरे होते हैं, वो इसलिए मज़ेदार होते हैं कि वो हर जगह जाकर खाते हैं। अगर आप नोट करें तो वो खुले ही होते हैं, हर प्लांट से वो खा रहे होते हैं, हर जगह से वो क्या कहते हैं, हर जगह मुंह मार के देखते हैं। घास वगैरह है जो हम उनको खाना अलग से दिया जाता है, वो है, इसकी वजह से उनको गोश्त मज़ेदार होता है। और जो हम वहाँ से लाते हैं वो एक पर्टिकुलर उस पर रखा होता है उन्होंने कि ये कुर्बानी का जानवर है, उनको एक पर्टिकुलर डाइट दी जाती है, इतना पानी, इतना खाना, इतना ही है, ये खाना होगा, वो खाना होगा करके उसको रखा जाता है, जिसकी वजह से वो जो लेवल होता है वो डिफरेंस आ जाता है। ये रीज़न है। अच्छा, इसी तरह जो बकरीद का गोश्त होता है, आप ये बताएं, लोगों को ये भी अवेयर करें। हमारे एक आम कॉन्सेप्ट है कि जब बकरीद आ रही होती है तो फ्रीज़र्स खरीदे जा रहे होते हैं कि उसमें बहुत सारा गोश्त हम फ्रोज़न कर देंगे, और मुहर्रम तक की प्लानिंग होती है कि जी हलीम बना के खाया जाएगा। ये सब क्या करना ठीक है? देखिए, ये सब करना खैर कह सकते हैं हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन अगर आप एनिमल स्लॉटर कर रहे हैं बकरा ईद कुर्बानी के लिहाज से, तो आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है। लेकिन हमारे पास जो फ्रीज़र होते हैं वो कमर्शियल नहीं होते, वो नॉर्मल फ्रीज़र होता है, उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है या वायरल ग्रोथ है हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा। वो रीज़न ये है कि जो हम एनिमल स्लॉटर कर रहे हैं वो किस जगह से आया है, उसको क्या डाइट मिली है, कौन सा पानी उसने पिया है, ये हम नहीं जानते, जिसकी वजह से ये इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप रख भी रहे हैं गोश्त, ये कर सकते हैं आप कि उसको बॉईल करें, आप कंप्लीटली बॉईल करें, देन आप उसको फ्रीजर में डाल दें, फ्रोजन कर लें। वरना बेहतर तो ये कि जिसका जो हिस्सा है वो उसे दे दिया जाए, जिसका बाकायदा एक पूरी वो है कि रिश्तेदारों का इतना हिस्सा होना चाहिए, पड़ोसियों का होना चाहिए। तो फ्रीजर में बढ़ने से बेहतर है कि आप उन लोगों को दे दें ताकि किसी के पेट में पड़ जाए, बजाय इसके कि आप इसे फ्रीजर में रख के ख़राब हो जाए और फिर आप ये बोलें कि फेंक दो अब इसको, तो वो तो आपने पूरी कुर्बानी अपनी ज़ाया कर दी इस तरह से। अच्छा, आपने ये गोश्त के हवाले से तो मुझे सारी बातें बताएं, मुझे फ़िश के हवाले से भी बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा, हम जब लाते हैं फ़िश तो उसमें एक स्मेल तो होती है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ताज़ा फ़िश है या ये बासी फ़िश है? जिस टाइम आप फ़िश खरीद रहे होते हैं उसका जो कलर होता है वो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बासी है या नहीं, क्योंकि जो ताज़ा फ़िशेस होती है उनका बहुत ही ब्राइट कलर होता है। आप जब उनके ऊपर हाथ फेरेंगे, जो उनके गिल्स होते हैं उसके ऊपर आपको फील होगा, बिल्कुल ही कड़क सी लेयर होती है उसके ऊपर।
आप गिल्स खोलेंगे जो गलफड़े कहलाते हैं उर्दू में, उसका अंदर जो गिल्स हैं उसको रेड कलर, डार्क मेहरून कलर हो, इससे पता चलता है कि ये फ्रेश है जी। अच्छा चलिए, ये अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल या नहीं हो रहा आपसे, कोई इशू नहीं है, आप उसके जो मीट है, उसका जो स्किन है, उसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो स्पॉट नहीं बनना चाहिए वहाँ पर। अगर स्पॉट बनता है तो मीन्स ये थोड़ी सी पुरानी है या बासी है, अगर नहीं तब तो अब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही उंगली घुसा दें उसमें, ऐसा नहीं, बिल्कुल नॉर्मली लाइट हैंड से आप उसको प्रेस करें तो आपको पता चल जाएगा। सेकेंडली कि उसकी जो आइज है, आइज का कलर आपको बताएगा, उसकी आइज बिल्कुल ब्राइट होगी, ऊपर की जो लेयर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है जब बिल्कुल ताज़ी फिश होती है, जब वो तकरीबन 1 दिन या 2 दिन की बासी होती है तो वो ब्लर हो जाती है। अच्छा। ये उसमें येलोइश या ब्लूइश कलर आएगा आपको। तो जैसे आपने देखा होगा अक्सर जिनके मोतिया होता है एक लेयर आती है उसमें, उस टाइप का होगा तो आपको पता चल जाएगा। यानी ये निशानियां हैं कि आप जब खरीदने जाएं गोश्त किसी भी किस्म का, केयर करें कि आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। अच्छा, ये तो हम अगर खुद परचेज करेंगे तो हमने कर लिया, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि किसी रेस्टोरेंट में गए या किसी शादी में गए और वहाँ से वापस आए तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, अब उसके लिए क्या करें? देखिए असल में वो तो आप खा चुके हैं, अब इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। सही बात है, लेकिन प्रिवेंशन करना बेहतर होता है। अच्छा। अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है, कोई इशू हो रहा है आपके साथ, आप फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें फौरन, ताकि आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकें। अक्सर ये हुआ है कि फूड पॉइजनिंग में लोग मर भी जाते हैं, डेथ भी हो जाती है उनकी, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप कर सकते हैं। अगर होम रेमेडी पे अगर आप आएँ तो ये कर सकते हैं कि जो नॉर्मली हमारे घर में लेमन है, लेमन अवेलेबल होता है, वो आप निचोड़ के तकरीबन 1 लेमन पानी में डालकर वो आप पी लें तो वो आपको काफ़ी रिलीफ देगा। अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुई है या कोई और इशू है तो उसको थोड़ा बहुत कवर करता है जब तक आप अपने ह्यूमन डॉक्टर को कंसल्ट करें। अच्छा, एक और मैंने एक बैड बिहेवियर देखा है कि यहाँ पर ये हो रहा होता है कि आप देखें जो शहर में गधा गाड़ियाँ हैं, घोड़ा गाड़ियाँ, उनको पूरी तरह से वो पीट रहे होते हैं पीछे से कि तेज़ चलो तेज़ चलो, तो इससे भी एनिमल्स की सेहत पे भी असर पड़ता होगा कि वो उनको इस तरह से मारें, जाहिर सी बात है उन्हें तकलीफ तो होती होगी ना। तो ये सारा जो बिहेवियर है बड़ा अजीब सा लगता है, तो आपको ऐसे तरीके बताएं उन लोगों को कि वो उनको मारे ना, बल्कि इस तरह उनको करें कि वो आराम से उनका कहना मान के चलना शुरू हो जाए। सही, असल में देखिए हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है इस चीज़ की कि एनिमल को किस तरह ट्रीट करना चाहिए। वो भी एक लिविंग है, ठीक है, उसको भी दर्द होता है जिस तरह आपको दर्द होता है। आपको अगर कान खींचा जाए, जिस तरह हमारे यहाँ बकरा ईद पर अगर देखा जाए तो कान खींचे जाते हैं बकरों के, ये जुल्म है, गली में टहलाया जा रहा होता है, भगा रहे होते हैं उनको पूरी तरह से, ये अच्छी बात नहीं है कि मतलब आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो हमारे जो गधे वगैरह हैं या जो हॉर्सेस हैं जो ड्राफ्ट पर्पज के लिए यूज़ होते हैं, तो उनको ये है कि आप जितना बर्डन उन पे डाल रहे हैं वो आप नोट करें। अच्छा। अगर जैसे वो 50 kg उठा सकते हैं, आप उस पर 150 kg डाल दें तो वो तो ऑफकोर्स नहीं चलेगा। सेकेंडली ये है कि उनकी जो डाइट है उसका ख्याल रखें आप, तो जाहिर है वो आपको भी वही रिजल्ट देगा जो जिस तरह का आपने डाइट दिया हुआ है। हमारे यहाँ गधा तो रखा हुआ है, काम तो लेते हैं उससे, लेकिन खाना नहीं देते। अब उनको दिया क्या जाता है, सड़े हुए जो फल बच गए होते हैं उनके, वो दिया जाता है, तो इसकी वजह से भी उनकी हेल्थ पे इफेक्ट करता है। सेकेंडली जो ये डंडों से ये इस तरह जिससे मारते हैं उनको, तो उनके जख्म हो जाता है और वो जख्म फिर उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है। काफ़ी ऐसे केसेस हमने यहाँ देखे कि उनके पास डोंकीज वगैरह रखे हुए हैं और उन्होंने इतना उसको मारा है जहाँ पर लीश आती है उसमें, जहाँ पर गधा गाड़ी बांधी जाती है उस जगह पर रेड हुआ, बिल्कुल स्किन है ही नहीं वहाँ पे, जो मसल्स हैं वो विजिबल हैं। अब आप सोचें आपका हाथ कटा हुआ है, उसके ऊपर कोई धागा लेके आप इतनी ही तकलीफ उसको दे रहे हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करें आप लोग। और सेकेंडली कि इस चीज़ को आप ये देखें कि इस तरह का अगर कहीं अमल हो रहा है तो आप बीइंग अ ह्यूमन आपको इस चीज़ की फीलिंग होनी चाहिए कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूं। अगर आपको नॉलेज मिल रही है, जैसे आपको नॉलेज है कि ये अमल गलत है, तो आप उसको अवेयरनेस दें, आप उसको समझाएं उसी की लैंग्वेज में कि भाई ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, आप इसको इस तरह नहीं इस तरह करें। आप नॉर्मल पीपल एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो ये सारा चीज़ कम हो सकती है। हम प्रमोट कर सकते हैं इन चीज़ों को कि ये ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान में क्या ऐसी NGOs हैं जो
इनके लिए हवाले से कोई काम कर रही हूँ, या अगर वहाँ पे रिपोर्ट किया जाए कि जी ये जुल्म हो रहा है तो वो उसके खिलाफ कुछ कर सकें? जी, काफ़ी सारे NGOs हैं यहाँ पर। अच्छा। पॉज है, पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, वो पेट्स एनिमल पे ज़्यादा फोकस करती है। अच्छा। बाकी अगर डॉगीज़ वगैरह हैं तो उन पे भी फोकस करती हैं। अच्छा। आप उनको कांटेक्ट करें, वो आपको गाइड करेंगे। इवन अगर आप कोई वेट को नहीं जानते तो वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये वेट है, यहाँ चले जाएं आप, जो भी है। एक रिसेंटली केस था डोंकी का, जो उसके बैक साइड पर प्रोलैप्स हुआ था। जो ऑनर थे उन्होंने छोड़ दिया था बिल्कुल, क्योंकि वो ट्रीट करना जानते नहीं है। तो बेचारा बिल्कुल ही रोड पे था। तो पॉज वालों की साइड पे से लोग उनको इन्फॉर्म किया गया, तो उन्होंने उठा के घर में अपने रखा, उसको ट्रीट किया कम्प्लीटली, देन उसको फर्दर किसी और को दे दिया। तो इस तरह है। इसके अलावा ब्रुक्स है, एक NGO है जो म्यूल्स पे, डोंकीज पे स्पेशली वर्क करती हैं, हॉर्सेस पे वर्क करती हैं। ये अवेयरनेस पैदा करती हैं लोगों में। जैसे गांव में जाकर एक टीम बनती है इनकी, स्पेशली जाके गांव में उन्हीं की लैंग्वेजेस में उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि अगर आपके पास एनिमल है तो उसकी टेक केयर कैसे करें, फीड उसको किस तरह देना है, आपने रखना कैसे है, जगह कैसी बनानी है, आपने स्पेस कैसा रखना है उसका। अगर जैसे बच्चे ले रहे हैं, आप उससे ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आपको गाइड करते हैं कि ये इस तरह है, इस तरह रखना है आपने। तो कंप्लीट उसका पैकेज होता है उनके पास। अच्छा, जैसे प्रेगनेंसी के हवाले से आपने बात की, तो ये बताएंगे क्या उस पर भी बार बार विजिट कराना पड़ता है, डॉक्टर के पास आना पड़ता है जानवर को लेकर? और ये कैसे पता चलता है कि ये इतने मंथ की प्रेगनेंसी है और ये इस वक्त इस डेट पे आके डिलीवर करवाएगी बच्चे को? अच्छा, ठीक है। इसमें यह है कि आप जब वेट को विजिट करेंगे तो वेट आपको बताएगा कि इसकी लमसम क्या डेज आइडिया होता है। ठीक है, एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं आप, लेकिन अगर ऑनर को पता है जिस दिन मेट करवाया उन्होंने, वो अगर बता दें तो फिर उस बेसिस पे बताया जाता है कि इसकी इतनी प्रेगनेंसी और एक्सपेक्टेड डेट है। ओनर को कुछ भी ना पता हो तो कोई मसला नहीं है, वो आके वेट को विजिट करें, वेट उनको बता देंगे कि अगर आपका एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है। अच्छा। और अगर है तो कितना टाइम एक्सपेक्टेड है, कितने टाइम के बाद उसने जो है ना बच्चे देने हैं। तो ये कंप्लीट बता देते हैं वो। वगैरह आपके यहाँ लेबर रूम वगैरह इस टाइप की फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ उस वक्त पेट को लेकर आएँ और आप पूरा केस उसी तरह हैंडल करते हैं? जी जी, कंप्लीट OPD है। अच्छा। और वेटिंग रूम अलग है, ये कंप्लीट सेटअप होता है। उसमें सर्जरीज वगैरह की कंप्लीट फैसिलिटी अवेलेबल है। उसमें कंप्लीट तरह से सर्जरी वगैरह की जाती है। लेकिन नॉर्मली हम कोशिश करते हैं जो डिलीवरी हो वो नॉर्मल हो। अच्छा जी। क्या सिजेरियन वगैरह भी होते हैं? जी जी, सिजेरियन भी होता है एनिमल्स में। कैट डॉग्स में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, स्पेशली डॉग्स में अगर आप आए तो टॉय ब्रीड्स हैं उनमें ये चीज़ देखी गई है। अच्छा। जी, क्योंकि हम जब मेट करवाते हैं तो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं कि अगर हमारी फीमेल है वो छोटी है तो मेल उसी साइज़ का हो, बड़ा ना हो साइज़ में। तो जब बड़े मेल से उसका मेट हो जाता है तो ऑफ कोर्स उसके जो पप्स हैं वो बड़े होंगे साइज में, तो वो फिर डिलीवरी में इश्यूज करते हैं। तो इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। सेकेंडली कि अगर आप मेट करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फीमेल 1 ईयर की है और मेल आपके पास है, तो मेल तकरीबन 1.5-2 ईयर्स का हो। 2.5 इज द मैक्स लिमिट। आप कोशिश क्या करें उसमें क्या करें, क्योंकि जितनी एज कम होगी उतना रिजल्ट बेहतरीन होगा उसका, और जो पप्स होंगे वो ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे और हेल्दी होंगे। अक्सर ये देखा गया है कि एबनॉर्मलिटी भी उसमें देखी जाती है। अक्सर ये भी देखा गया है कि उसमें फीटस जो है ममीफाइड हो जाता है। ममीफाइड बेसिकली ये होता है कि सूख जाता है अंदर ही, तो उसको फिर जी जी सूख जाता है, वो फिर उसको सी सेक्शन करके निकालना पड़ता है। तो इन केसेस का भी आप ख्याल रखें। जो आप जानवर ले रहे हैं, मेल ले रहे हैं या फीमेल ले रहे हैं, अगर आप ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो उसको चेक करें आप कि कहीं उसमें एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो नॉर्मल है या हेल्दी हैं या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट करता है आगे जाके। एबनॉर्मल बच्चे भी फिर पैदा हो जाते हैं जिनकी एक टांग नहीं होती है या कटी भी होती है या मुड़ी भी होती है, तो इन चीज़ों का अवॉइड करें। तो क्या इनके भी कोई मैच मेकर्स वगैरह होते हैं? नहीं, एक्चुअली इनका ब्लड टेस्ट होता है। जिस टाइम मेट करवाते हैं ब्लड टेस्ट करवाएं फर्स्ट। सेकेंडली कि वेट को ज़रूर कंसल्ट करें, वेट को दिखाएं आप, वेट आपको गाइड करेंगे कि ये इस मेट के लिए अच्छा है या नहीं है, वरना फिर आप नहीं करवाएं। जी, वरना फिर आप बिल्कुल नहीं करवाएं। ज़बरदस्त, आपने बहुत ही ज़बरदस्त बातें चल रही हैं और बिल्कुल ब्रेक पे जाने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि फिर एक ब्रेक है।
तो यकीनन आप लोगों को भी प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। और बकरीद के हवाले से अगर आप लोग कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे फेसबुक पर क्वेश्चन भेजें। मैं अभी पूछ कर आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह का जानवर ख़रीदना चाहिए और क्या कुछ उसमें देखना चाहिए। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है। और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है। और ईद के हवाले से चूँकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है। उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, वी-नेक और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं। तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी ईद आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है कि हल्का और गाउन को मिक्स करके कट किया है। उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक करेगी। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे फिंगर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asya Malik? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई। इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asya Malik. हम लोग तो चाय पी रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे? यकीनन इंतजार कर रहे थे हमारा, मुझे यकीन है इस बात का। और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत बुरी बात है। आप लोग को हमारा इंतजार करना चाहिए था क्योंकि हम आपसे मिलने वाले थे एक थोड़े से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। बहुत सारी बातें हो रही हैं जानवरों के हवाले से कि जानवरों की इस तरह केयर करनी चाहिए, जानवरों की इस तरह केयर करनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा से कि ये इतनी ड्राई लाइफ आप गुजार रही हैं, रोज़ाना जानवरों की इतनी केयर करना, सर्जरी करना, लोगों को मशवरे देना,
बोर नहीं हो जाती इससे? नहीं, बोर तो नहीं होती। खैर ये तो मेरा कह सकते हो प्रोफेशन भी है और हॉबी भी है। एक तरह से इंसान बिजी रहता है। सेकेंडली कि आप कहते हैं कि अल्लाह ने जो खलकत की है उसको आप मदद करो, उसको हेल्प करो, और वो सेकेंडली के जो ना बेजुबान वो है, बोल नहीं सकते हैं। तो एक तरह से आप दुनियावी तरीके से भी अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं और क्या कहते हैं आखिरत के हिसाब से भी। तो इट्स गुड थिंग, मुझे कोई इशू नहीं होता। आदत हो गई है। थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी एक फैमिली लाइफ भी होगी। कितने बहन भाई हैं माशाल्लाह से आप लोग? माशाल्लाह से हम लोग 5 बहन भाई हैं। अच्छा। और मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, तो आपको मजा आता है अपने प्रोफेशन के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ बैठने को ज्यादा एंजॉय? बहन भाई के साथ बैठने को ज़्यादा इंजॉय करता है इंसान। लेकिन मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि इमरजेंसी कॉल आ गई कहीं हुआ तो फिर जाना पड़ता है। मीन्स गैप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स के साथ तो घूमने फिरने जाती होंगी? हाँ, किसी विजिट पे जाना हुआ तो तभी घूमने फिरने पिकनिक वगैरह भी नहीं जाती? टाइम नहीं मिलता एक्चुअली। थोड़ा टाइम लिमिटेड होता है हमारा। संडेज को भी वर्क करते हैं क्योंकि जो इमरजेंसी केसेस हैं या कोई क्रिटिकल है तो वो नहीं रुकता है, इस वजह से हमें जाना पड़ता है ऑन ड्यूटी। अच्छा, तो फ्रेंड के साथ कहाँ पे जाने का बहुत दिल चाहता है लेकिन क्योंकि टाइम नहीं मिलता है इसलिए जाहिर जा नहीं सकती। वेल गेट टुगेदर हो, अच्छा सा ग्रुप बन के जाए, हम कहीं ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएं। अच्छा, क्या खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे आजकल तो फिलहाल कह सकते बिरयानी पसंद है। अच्छा, बनानी आती है? बनाने आती है, ऐसा नहीं है कि तस्वीर में हूँ, बनाने भी आती है। अच्छा, खाना वगैरह बना लेती हूँ लेकिन ऐसा शौक नहीं है मुझे बनाने का। अच्छा, तो जो इतने सारे रेसिपीज के प्रोग्राम्स आते हैं, इतने शोज आते हैं अवेयर करने के लिए, उनसे कोई फायदा नहीं उठाती? टाइम होता है तो जरूर उठाती हूँ लेकिन टाइम नहीं मिलता, इसमें भी ये इशू है, टाइम का प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, जैसे कोई खाना वगैरह बनाना नहीं है, फौरन टीवी ऑन किया, ये रेसिपी आ रही है, अच्छा बेचा नहीं है, बना लिया, ये होता है। अच्छा, एक और भी बताओ, आपने बड़ी सारी बातें की हैं कि जानवरों के साथ किस तरह करना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ये बताओ गोल रोटी बन जाती है? रोटी नहीं बनाना रोटी नहीं बनाना? अच्छा, तो वो मदर बना के देती? मदर बनाती है, बाहर से आती है। अच्छा। स्पेशली मैं रोटी खाऊं नहीं, मैं रोटी नहीं खाती। अच्छा, चावल मुझे पसंद नहीं है, जस्ट राइस। अच्छा। अब वो किसी भी फॉर्म में हो, बिरयानी में हो, पुलाव में हो, एनीथिंग, लेकिन चावल चावल में मजा आता है। अच्छा, एक बात और बताओ कि पाकिस्तान घूमी हो? पाकिस्तान हाँ घूमी हूँ, देखा है मैंने एरियाज पाकिस्तान के। सबसे ज्यादा तुम्हें कौन सा इलाका बहुत ही जबरदस्त लगा और दिल चाहा के बस यहीं पे रह जाओ? वेल आप कह सकती हैं डिफेंस का इलाका है, काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है। सेकेंडली की क्लिफ्टन है, पुरसुकून इलाका है वहाँ पे, अगर आप देखें साफ सुथरा है। सेकेंडली की एक जो लुक आती है, झलक आती है उनकी, वो दूसरे ममालिक यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखें तो उसकी एक लुक है, उसमें एक अट्रैक्शन उसकी है। एनवायरनमेंट साफ है, कोई कचरा वगैरह नहीं फेंक रहा, बिल्कुल क्वाइट माहौल है, आप आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं, इवन आप साइकिलिंग करें कोई नहीं देखेगा आपको। लेकिन दूसरे एरियाज में थोड़ा ये इश्यूज बनते हैं, तो मुझे क्लिफ्टन और डिफेंस का एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बताओ कि तुमने फिशेस के हवाले से इतनी सारी बात की, कभी सी साइड पे गई हो? जी, सी साइड पे भी गई हूँ। सी साइड कितनी साफ है ना? बहुत ज़्यादा। उसमें हम नहीं दिखते ही तो फिशेस कैसे दिखेंगे, पानी ब्लैक होता है हमारा। ऐसा क्यों है, कभी सोचा कि ऐसा क्यों है, कौन कर रहा है सब? असल में ये इसका जो मेजर रोल जो प्ले कर रहे हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, और दूसरी हैं जो डाई वगैरह बनाती है, वो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा हमारे बेचारे समंदर में डालते रहते हैं, तो फिर ये हाल है। अगर आप दूसरे ममालिक में देखें तो उनके जो पानी है, आप खड़े होंगे ना, आपको जो नीचे के पत्थर है, जो क्लेज है, जो फिशेस हैं वो आपको सारी दिखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं दिखता। अच्छा, अभी जो न्यूज़ में आ रहा है कि मुर्दा फिशेस पाई गई हैं या कराची के साइड पे, तो क्या ये सीजनल कुछ ऐसा होता है क्या कि ये यहाँ पर आ जाती हैं या कोई पोल्यूशन की वजह से? पोल्यूशन, बेसिक पोल्यूशन की वजह से है, सीजनल नहीं होता है एक्चुअली। पोल्यूशन हम जो केमिकल्स वगैरह जो चीज़ें हम डाल रहे हैं उसमें, एक छोटी सी बात है जो हम नोट नहीं कर रहे हैं, वो थैलियाँ हैं, बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, वो हम क्या करते हैं, खाना खाया फेंक दिया, उसमें कुछ था वो उठा के फेंक दिया आपने पानी में, तो वो जाते हैं
पानी के अंदर सही, नीचे सही। डीप जाता है, वो किसी सही। मच्छी को सफोकेट करके मार दिया, पोल्यूशन सही। अगर और फर्दर सही। क्रिएट कर रहा है, इन्फेक्शन सही। और क्रिएट कर रहा है वहाँ पे, सही। तो ये सारे मसले क्रिएट करता है, सही। जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी लेवल सही। पानी में बढ़ जाता है। सही। तो वो मच्छियाँ टॉक्सिक इनगल्फ करके आखिरकार सही। स्टेज पर आ जाती है कि जब पानी पर आती हैं फ्रेश एयर लेने के लिए, तो वो फिर एक्सपायर हो जाती है, सही। क्योंकि हमारे जो हवा में है वो 20% ऑक्सीजन है, सही। जबकि वाटर में अगर हम कंपेयर करें तो 2% है, बिल्कुल। 18% का डिफरेंस आ रहा है। तो ये फिर टॉक्सिसिटी बेसिक इसका रीजन होता है। सही। तो वही है कि वो लोगों को अवेयर करना चाहिए कि जी। सफाई का ख्याल रखें ना, बेसिकली जरूर। तो यही हमारा प्रॉब्लम है। हाँ जी। अच्छा, तुमने ये सब बताया कि जानवरों को पानी में, आप बर्ड्स को स्पेशली तुमने बताया कि दवा डाल के दी जा सकती है, तो क्या उन्हें भी मिनरल वाटर पिलाना चाहिए? देखिए इंसानों के यहाँ नहीं मिलता तो लोग, लेकिन आप मिनरल है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि प्योर है, वो इम्प्योरिटीज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अब ये भी नहीं पता हमें कि प्योर पानी मिल रहा है या नहीं। ये तो एक इशू है कि हम नहीं कह सकते कि जो कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है वो सही प्रोवाइड अगर करती है। कंपनी सही प्रोवाइड करती भी है तो बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। सही सही। ये भी एक इशू है ना जी। सारा कुछ। मज़ेदार तुम बातें करती हो। ये बताओ कि ड्रेसेस कहाँ से लेती हो? डिफरेंट जगह से लेती हूँ मैं। अच्छा। कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है। शौक है तुम्हें शॉपिंग का? और शॉपिंग का क्योंकि एक तो शौक खातून से खैर ये नहीं है, पूछना। ऐसा सच नहीं है मुझे। कैसी कैसी लड़की हो? ऐसा सच नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खरीदना, वो है परफ्यूम। अच्छा, शौक है तुम्हें? बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा। अच्छा। आप कह सकती हैं कि मैं कपड़े ना लूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, अच्छा, परफेक्ट नहीं परफ्यूम होना चाहिए। परफ्यूम चाहिए मुझे। अच्छा, ना, तो yes। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन सा है, तो मेरे ख्याल में ये बताना बहुत मुश्किल काम होगा। नहीं, पर्टिकुलर टेस्ट तो है मेरे, अच्छा। लेकिन स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस जो होती है वो अच्छा। मुझे ज़्यादा पसंद है। कोई और कोई भी तो खैर नहीं, काफ़ी कंपनीज हैं, मैं उसको बोलना तो खैर नहीं चाहती, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनीज भी हैं आजकल, सही। तो उसमें बहुत अच्छे परफ्यूम्स है। एक मैं मेंशन जरूर करना चाहूँ, निनारिची, अच्छा, वो बेस्ट फेवरेट परफ्यूम है, है बहुत सगोन। ज्यादा पसंद है। हाँ जी। जबरदस्त। तुमने बताया, और किस चीज़ का शौक है? ड्राइविंग का शौक है। ड्राइविंग करती हो? जी मैं करती थी जब पाकिस्तान से बाहर थी। अच्छा। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं, आपको पता है यहाँ पे ट्रैफिक और हालात, आपको पता है एक तरह से बाइक आ रही है, एक तरह से गधागाड़ी आ रही सही बात। है, एक तरह से रिक्शा आ रही है, तो बंदा कंफ्यूज हो हाँ, जाता है। सही। दूसरे ममालिक में ये है कि लॉ का ख्याल रखा जाता है कि कौन किसको अव्वल नंबर सही। दिया जाए। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो सही। उसकी प्रायोरिटी है, सही। आप साइड पे से आ रहे हो तो आपको वेट करना चाहिए। ये नहीं है, हमारे सबर नहीं होता, बस सब चले जाते हैं एक साथ, तो यहाँ पे ड्राइविंग नहीं होती है मुझसे, ये बहुत बड़ा अच्छा, issue है। मुझे एक ये बताओ कि जब मतलब बहुत रश में ट्रैफिक एक साथ चल रहा होता है और एकदम से एक गोल आ जाता है जिसमें बहुत सारी गाय या बकरियां सड़क क्रॉस कर रही होती है, तो क्या उसको हॉर्न बजाना चाहिए? नहीं, आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। एक्चुअली आप उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं जिस रास्ते पे वो जा रहे होते हैं, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें, हॉर्न वगैरह नहीं बजाएं, वो डर जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक रिवाज, कॉमन नॉर्मल सी बात है, तो हमारे यहाँ के जानवर भी यूज टू हो गए इस चीज़ के कि वो हॉर्न भी बज रहा है तो उनके हाथ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल सही बात है, तो वो उसी तरह गुजर रहे जी जी, वो उसी तरह लेकिन गुजर जाहिर रहे है हैं। जो उसके ओनर हैं, जो लोग कर रहे होते हैं, उन्हें खुद केयर करनी चाहिए कि वो जी, क्या जी। कर रहे हैं जानवरों के साथ, उन्हें सड़क पे ले आते हैं उठा के। हाँ, उनको केयर नहीं है, एक्चुअली उनको पता नहीं है चीज़ का। सेकंड ये कि सबसे बड़ा मेजर जो हमारे यहाँ इशू है वो पॉवर्टी का है। आपके पास पैसा नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते, आपके पास पैसा नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, सही। आपने फैमिली को सपोर्ट करना है, आपके पास पैसा नहीं है, यू हैव टू वर्क। तो ये सारे इश्यूज है। अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को ख़त्म करे, इस चीज़ में हेल्प करे हमारी, कि हम ये जो पॉवर्टी का हटा है इसको ख़त्म करें, लोगों को गाइड करें, अवेयरनेस करें, जगह जगह कैंप्स लगा कर उनको सिखाया जाए कि ये प्रॉब्लम्स है, ना सिर्फ एनिमल्स के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से भी उनको अगर बताया जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे लोगों को पता चलेगा। अभी एक मिनट छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो मैं ब्रेक के बाद अभी हम थोड़ी देर में वापस आते हैं, लेते हैं एक छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
Assalamu alaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को आके ट्रेन करता है. वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in the way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. TV पर. और आज के प्रोग्राम को यकीनन एंजॉय किया है आप लोगों ने, क्योंकि मुझे फीडबैक से अंदाज़ा हो रहा है और मज़ा भी आ रहा होगा आपको प्रोग्राम में, क्योंकि प्रोग्राम में शख्सियत हमने ऐसे लाए हैं जो आपसे बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में वो सब कुछ कह चुकी हैं जो आपको केयर करना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए, खुद समझना चाहिए कि आपको किस तरह जानवरों की हिफाजत का और उनके हिस्सा का ख्याल रखना चाहिए. अच्छा जी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की. अब ये बताइए मुझे थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन कर सकती हूँ आपसे, अगर माइंड ना करे तो. ये तो मुझे लग रहा है कि आप बड़ी स्वीट सी हैं, तो अब तक आप मैरिड क्यों नहीं हैं? मेरा प्रोफेशन ऐसा है और सेकेंडली मुझे पढ़ने का ज़्यादा शौक था. अच्छा. तो इसलिए अभी तक इस बात पे कंसीडर नहीं किया मैंने कि मैं शादी करूँ. अच्छा. ये प्रोफेशन बेसिकली कह सकते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. अच्छा. इसलिए अभी तक सिंगल. यानी आप शादी के बाद भी कंटिन्यू करेंगी ना? अच्छा, तो शादी अम्मा अब्बा की मर्जी से करेंगी या अपनी लाइकिंग से करेंगी? इस बार में तो खैर मैंने सोचा नहीं कभी, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी पेरेंट्स के उससे करूँ. सही. क्योंकि जो पेरेंट्स देख सकते हो वो हम नहीं देख सकते. कोई आइडियल का कोई माइंड में है कि जी मुझे ऐसे बंदे से शादी करनी है जिसमें ये खूबी तो ज़रूरी होनी चाहिए? खूबी एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि एक औरत की रिस्पेक्ट करना जानता हो कि किस तरह उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमारे यहाँ बहुत से कल्चर्स में बहुत सी जगह पे देखा गया है कि उनको बहुत ही लाइक किया जाता है. ठीक है, कोई नहीं, मैं उससे शादी कर लूँगा, इस तरह भी सोचते हैं यहाँ पे लोग. तो इस तरह मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा रिस्पेक्टेड बंदा हो, रिस्पेक्ट करना जाने हर किसी का, इवन जस्ट नॉट अ वुमेन, हर किसी को वो अपने लेवल का एक जो है लेवल दे उनको. सही. यानी अगर वो किसी और प्रोफेशन का हो, डॉक्टर ना हो, तो वो भी चलेगा या? यस, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं अगर वो होते हैं तो उनको ज़्यादा पता होता है किस तरह की ड्यूटीज़ होती हैं. अब कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि रात के 3 बजे मुझे इमरजेंसी कॉल आई है और मुझे जाना पड़ा है. तो ये चीज़ को वो मद्देनजर माइंड ना करें.
इंशाल्लाह अल्लाह आपको जल्दी ही कोई अच्छे से कंपेनियन से मिलवाए और आप जितनी खुश माशाल्लाह आज हैं पूरी जिंदगी आप इसी तरह खुश रहें। मेरी तो आपको यही दुआ है। Thank you so much. बातें करके आपसे बड़ा मजा आया, आपसे हमने सारी बातें की। अच्छा ये भी बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इस वजह से हालात चल रहे हैं, यहाँ पर एक औरत सिक्योर है आप जैसी जॉब करते हुए, या उसको जॉब नहीं करना चाहिए, तालीम हासिल करने के बाद घर में बैठ जाना चाहिए? देखिए, आप अगर पढ़ रहे हैं स्पेशली फील्ड वर्क में हैं या जिस तरह के MBBS है, BDS है, ऐसा वर्क जो लोगों को हेल्प करने में काम आता है। अगर आप पढ़ के मैंने बस MBBS कर लिया, आगे नहीं पढ़ना मैंने और जॉब नहीं करनी, घर पे बैठ जाना, तो ये गलत है। ये आप अपने प्रोफेशन के साथ जुल्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इतना पढ़ाई की, मेहनत की, इतने पैसे लगाए, टाइम लगाए, स्पेशली आपकी जो जिंदगी इंसान को एक दफ़ा ही जिंदगी मिलती है, उसमें से आपने कीमती 5 साल लगाए। अब आप मैंने जॉब नहीं करनी, तो फिर जुल्म हो गया। आपने जॉब करनी चाहिए, भले आप ना करें, ज्यादा प्रोफेशन में ना जाए, कम से कम पार्ट टाइम आप जॉब करें। आपकी जो फील्ड है आपके साथ साथ पैरेलल चलती रहेगी, वो आपको हेल्पफुल भी रहेगी। अच्छा आपने ये भी बताया कि आप अपने बहन भाई में सबसे छोटी हैं, जी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि छोटा बच्चा और शरारती ना हो? आप शरारती तो बहुत करती होंगी। बचपन में हाँ करती होंगी, मुझे तो अब याद नहीं है। मजेदार सा वाक़या बताएं जो आज तक सबको पता हो और सब आपको उस पे मजाक भी बनाते हो और आप खुद भी कभी सोच के हंसती हो कि ओ मैंने क्या किया था। एक ऐसा वाक़या है कि किचन में थी मैं काफी छोटी थी, तो अम्मी आई पीछे देखा क्या कर रही थी, मैं कहा कुछ नहीं, मुझे वापस लेके चलेंगे वो बाहर। अब जैसे ही वो इधर उधर मैं दोबारा किचन में चली गई। अब मैंने क्या किया, ऑयल पड़ा हुआ था, ऑयल में मैंने आटा मिक्स किया, चीनी डाली, पता नहीं क्या क्या उस टाइम था, सब मिक्स करके बाहर आ गई मैं। अब थोड़ी देर बाद अंदर गई, ये क्या है, ये क्या किया तुमने? तो काफी ज्यादा डांट पड़ी थी उस टाइम, लेकिन खैर वो अभी भी याद हंसी आती है कि क्या करते थे। तो आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती? बचपन में बहुत की, कह सकते बचपन में बहुत ज्यादा की है, लेकिन अब एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो गई है कि आपने कोई चीज नहीं आती आपको, आपने इंटरनेट खोला, फॉरन सर्च किया, आपको फॉरन कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद डिटेल आपको मिल जाती है, तो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा एक अब हमारे प्रोग्राम में इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो आप कोई अपना मैसेज देना चाहें, कोई ऐसी बात कहना चाहें कि जो बहुत ज़रूरी हो लेकिन लोगों को क्योंकि पता नहीं है तो उसकी वजह से वो गलती करते हो, आप कोई भी मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे कराची में, पाकिस्तान में काफ़ी स्ट्रे एनिमल्स हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंजर्ड होते हैं, जिनको मतलब पैर में लगी होती है, कोई ना कोई इशू उनके साथ होता है, तो आप इंसानियत की खातिर उनको किसी वेट के पास लेके चले जाएं। आप बहुत सारे ऐसे वेट से, इवन पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्ट्रे कैट्स जो आते हैं मैं उसको कोई चार्ज नहीं देती, मैं कुछ भी नहीं देती हूँ। तो आप कभी भी इवन मेरे पास नहीं तो किसी और वेट के पास लेके जाएं, उनको आप दिखा दें, ना हो सके आपसे उनको कॉल करें, आप उनको बोलें कि भाई इस तरह का एनिमल है, आप उनको यहाँ से ले जाएं। ये एक तरह से सदका जारिया है आपके यहाँ कि आप ये करें तो एक सदका दे रहे हैं आप बेसिकली। तो इस तरह के काम करते रहा करें। बीइंग अ मुस्लिम ये हमारा डबल फर्ज है कि हम इस तरह कर रहे हैं। नॉन मुस्लिमों का तो खैर उनका अपना एक एथिक है, लेकिन हमारा ड्यूटी है कि बीइंग अ मुस्लिम इस चीज़ को हम प्रमोट करें और उनकी ख्याल करें, उनका केयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पर आपसे बात करके बहुत मजा आया। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा, मुझे बहुत मजा आया। मुझे बहुत ही ज्यादा एक तो अवेयरनेस मिली आपकी बातों से, दूसरे आप इतनी स्वीट सी हैं कि बातें करने का बहुत ज्यादा मजा आया। इंशाल्लाह हम फिर आपको प्रोग्राम में किसी वक्त ज़हमत देंगे और यकीन है कि आप जरूर हमें टाइम देंगे। तो ये थी आज की हमारी मेहमान जिन्हें आपने सुना, देखा और आपको कैसा प्रोग्राम लगा ये तो मुझे अभी भी पता चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि आपका फीडबैक मुझे आता रहे और आप कैसे लोगों को मज़ीद चाहते हैं कि मैं प्रोग्राम में लेकर आऊँ। आप खुद आना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें लाइव टीवी के फेसबुक पेज पर और हमें मैसेज करें कि आप कहाँ पर हैं। कराची में हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। लाइव टीवी में इसी तरह और बहुत सारे सेगमेंट्स चल रहे हैं, यूथ के हवाले से बहुत ज़्यादा काम अभी आने वाला है जिसे आप एंजॉय करेंगे। और हमारा मॉर्निंग शो तो यकीनन आप एंजॉय कर रहे होंगे जिसमें ज़बरदस्त किस्म के कपल्स आते हैं और आपको जो टाइम है आपका ऐसा स्पेंड होता होगा कि आपको पता भी नहीं चलता होगा कि टाइम कहाँ चला गया।
इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम इसी चैनल पर साजिदा के साथ आप होंगे और आप देख रहे होंगे लिविंग लाइफ विद साजिदा ऑन द livetv.tv पर। हमारी पूरी टीम और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।